रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 20। एस्ट्रा और सेबल घूरकर वियान की पीठ की तरफ देखने लगे। विराज धीरे से बोला, आज पहली बार किसी ने किंग को एटीट्यूड दिखाया है और पहली बार ही किसी ने एस्ट्रा और सेबल को उनकी तरह ही जवाब दिया है, लेकिन तीनों को देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। अश्विका और वियान बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अश्विका की नजरें एक आदमी पर पड़ी जिसे देखते ही उसकी आंखों में खून उभर आया। वो गुस्से में कांपने लगी। अश्विका उस आदमी के पास गई और सीधे जाकर उसका पकड़ लिया। वो आदमी अश्विका को देखकर इतना डर गया कि उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। अश्विका बोली, आपने हमारे साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। आपको तो पता था ना हम गद्दार लोगों के साथ क्या करते हैं। वो आदमी रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए क्वीन। अश्विका उसकी बात अनसुनी कर आगे बोली, लेकिन फिक्र मत करो, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जिससे तुम एक बार में ही मर जाओगे। अश्विका ने अपनी बात खत्म करते ही उस आदमी का सिर दीवार पर दे मारा। एक बार में ही उसकी खोपड़ी किसी तरबूज की तरह फट गई। उसका कुछ खून अश्विका के ऊपर भी आ गिरा। अश्विका ने पीछे पलटकर देखा, वहां उसके सभी लोग खड़े थे। वो अश्विका की तरफ गर्व भरी नजरों से देख रहे थे। अंजिका डर के मारे यश के पीछे छुप गई। अश्विका ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन उन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए। वियान सबको गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसी आंखों में सबके लिए नाराजगी थी। अश्विका ने एक नजर उन सब की तरफ देखा और वहां से चली गई। उसके पीछे वियान भी चला गया। आर्यन ने सबको देखा और बोला, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था गाइस। हाँ, मानता हूं कि यह बहुत डरावना है, लेकिन हम तो शुरू से ये सब देखते और करते आए हैं ना, तो डर क्यों रहे हो। हमने क्वीन को हर्ट किया है। रुद्र ने कहा, हाँ, हमें क्वीन से माफी मांगनी चाहिए। हमें तो उनकी सिचुएशन के बारे में पता है ना। सब लोग वहां से चले गए। अश्विका अपने रूम में बैठी थी। उसका फेस इमोशनलेस था। वियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अश्विका बिना उसकी तरफ देखे बोली, क्या वो सब हमसे नफरत करने लगे हैं। वियान उसके बगल में बैठते हुए बोला, नहीं, वो बस वो सब देखकर शौक रह गए, और तुम तो इतनी प्यारी हो, कोई तुमसे नफरत कैसे कर सकता है। अश्विका ने वियान की तरफ देखा और उम्मीद भरी नजरों से बोली, सच्ची। वियान ने सिर हिलाया। तमन्ना अंदर आई और बोली, अश्वी जल्दी चलना, बहुत भूख लगी है। अश्विका बड़ी अजीब नजरों से तमन्ना को देखने लगी। तमन्ना उसकी नजरों को इग्नोर कर उसका हाथ पकड़ कर ले गई। अश्विका रास्ते में बोली, इतनी रात को भूख लगी है, और अगर भूख लगी है तो हमें क्यों बुलाया, हमें खाना बनाना नहीं आता। तमन्ना ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाया। अश्विका के बैठते ही सभी लोग बैठ गए। वियान अश्विका के पास आकर बैठ गया। यश बोला, क्वीन, आपकी पसंद की डिश बनाई है। अश्विका ने बारी बारी सबको देखा जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। अश्विका बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। सबने वियान की तरफ देखा और अपने कान पकड़ लिए। प्रवीण बोला, क्या तुम सच में वही करने वाली हो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। अश्विका प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोली, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले हम बच्चे थे और अकेले भी, लेकिन इस बार ना तो हम बच्चे हैं और ना ही अकेले। आर्यन बोला, हाँ क्वीन, हम आपके साथ हैं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। ब्लैक मून आइलैंड के सभी लोग वहां बैठे हुए थे। रिया वहां एक ब्लू कलर की वॉरियर की ड्रेस में आई। रिया को देखकर प्रजा में से कोई भी खुश नहीं था। रिया ने ऊपर गर्दन करके अपने मम्मी पापा और भाई को देखा। राघव ने अपना सिर हिलाया। राघव का इशारा मिलते ही रिया बेफिक्र हो गई। विदुर खड़े हुए और बोले, आज इस प्रतियोगिता से यह साबित होगा कि राजकुमारी रिया इस आइलैंड की क्वीन बनने के लायक है या नहीं। इस प्रतियोगिता के 5 चरण होंगे। रोज एक चरण पूरा किया जाएगा। तो आज राजकुमारी रिया को अपनी तलवार से यहां सबका दिल जीतना होगा। विदुर ने रिया की तरफ देखा और बोले, राजकुमारी, क्या आप तैयार है। रिया कॉन्फिडेंट होकर बोली, मैं तैयार हूं। रिया की बात खत्म होते ही विदुर ने एक कपड़ा फेंका, जिससे 3 लड़कियां वहां आ गई। तीनों के चेहरे ढके हुए थे। उनमें से एक हट्टी कट्टी लड़की आगे आई। रिया ने अपनी तलवार निकाली और उस लड़की से लड़ने लगी। वो लड़की रिया को बराबर की टक्कर दे रही थी। उस लड़की की नजर राघव की तरफ गई। उसने उसे कुछ इशारा किया, जिससे वो लड़की जानबूझकर हारने लगी और रिया जुट गई। उसके जाते ही दूसरी लड़की आगे आई। उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया। रिया को जितता देख सभी प्रजाजनों के चेहरे उतरने लगे। उनमें से एक बोला, चाहे ये जीते या हारे, हम सब इसे अपनी क्वीन नहीं मानेंगे। हमारी तो बस एक ही क्वीन है, और वो एक दिन जरूर आएगी और हम पर हुए हर एक अत्याचार का बदला लेगी। उसकी बात से सभी लोग सहमत थे। तीसरी लड़की आगे आई। उसने अपनी तलवार निकाली। उस तलवार की चमक देखकर वहां सभी लोगों की आंखें चौंधिया गई। सबने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। रिया को अचानक डर लगने लगा।
वो उस लड़की की तरफ देखना चाहती थी लेकिन उस तलवार की वजह से देख नहीं पा रही थी। सिर्फ रिया ही नहीं, सभी लोग उसका चेहरा देखना चाहते थे। उन दोनों की तलवारबाजी शुरू हुई। वो लड़की ऐसे लग रही थी जैसे वो तलवार उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। रिया उसके आगे एक पल भी बड़ी मुश्किल से टिक पा रही थी। वो बस लगातार बचने की कोशिश कर रही थी। उसे तो तलवार दिख ही नहीं रही थी, बस हवा के कटने की आवाजें आ रही थी। उस अनोखी तलवारबाजी को देखकर वहां बैठे सभी लोग जोर से चिल्लाते हुए तालियां बजाने लगे। 1 मिनट से भी कम टाइम में रिया जमीन पर थी और उसी गर्दन पर तलवार। राघव के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। वो लड़की मुकाबला खत्म होते ही वहां से चली गई। उसके जाते ही लोगों के बीच बैठे कुछ लोग उठकर एक एक कर जाने लगे। रिया खड़ी हुई और राघव की तरफ देखने लगे। विदुर होश में आते हुए बोले, अगला पड़ाव कल शुरू होगा। इतना बोल वो वहां से जल्दी में निकल गए। राघव, राहुल, सुमित्रा और रिया की जान में जान आई। वो भी वहां से चले गए। बाकी लोग उस योद्धा की तारीफ करते हुए चले गए। अश्विका, वियान और बाकी लोग वहां के लोगों की तरह सिंपल कपड़े पहनकर बाजार में घूमने लगे। वो सभी अभी भी शौक में थे। यशस्वी बोली, भाभी आप इतनी अच्छी तलवार चलाती हैं, मुझे भी सिखा दीजिए ना। आर्यन, आपका टीचर कौन था? अश्विका एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ, उन्होंने ही मुझे तलवारबाजी सिखाए। प्रवीण उस तलवार की तरफ देखते हुए बोला, ये तलवार इतनी अजीब क्यों है? और इतनी बड़ी तलवार, ऐसी तलवार मैंने पहली बार देखी है। सभी लोग उस तलवार की तरफ देखने लगे, जिस पर डायमंड लगे थे और उसकी नक्काशी बहुत कमाल की थी, और उसकी धार इतनी तेज कि किसी चट्टान को भी बीच में से काट दे। अश्विका उस तलवार पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, ये तलवार भी माँ की है या ये कहें कि क्वीन की। इस तलवार के बारे में क्वीन और होने वाली क्वीन को पता होता है और किसी को भी नहीं। माँ ने ये तलवार हमें बचपन में दिखाई थी। बातें करते हुए वो लोग वहां के नज़ारे देखने लगे जो शायद यहाँ के अलावा कहीं नहीं। रुद्र बोला, क्वीन, बिना नेटवर्क, फोन, कार और बाकी सबके यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? अश्विका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम होने तक वो लोग वापस आ गए। रिया गुस्से में बोली, पापा, आपने तो कहा कि आपने सब कुछ सेट कर दिया है, तो फिर वो क्या था? वो लड़की, ऐसा लग रहा था जैसे आज वो मुझे मार ही डालेगी। सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। राघव जी चिढ़ते हुए बोले, मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी। मैंने जिसे रिश्वत दी वो तो आई ही नहीं। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो अपने दम पर जितती अच्छे से तलवार तो चलानी आती नहीं और मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। रिया पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विदुर अपने सामने खड़े आदमी से बोले, यहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। ध्यान रहे, ना तो कोई बाहर से अंदर आना चाहिए और ना ही अंदर से बाहर। वो आदमी सिर झुकाकर वहां से चले गया। रिया अपने रूम में बैठी उसी लड़की के बारे में सोच रही थी। आज दूसरा पड़ाव था। इस पड़ाव में रिया को 3 लड़कियों से आर्करी का मुकाबला करना था। इस बार तीनों लड़कियों के चेहरे ढके नहीं थे। सामने 4 सोल्जर अपने सिर पर फ्रूट रखे खड़े थे। पहले उन्होंने तरबूज रखा, जिसमें एक लड़की फेल हो गई। दूसरी बार सेब रखा, जिसमें रिया को थोड़ी परेशानी तो हुई लेकिन उसने वो भी कर लिया। इस बार सबसे मुश्किल टास्क था क्योंकि इस बार अंगूर था। रिया के हाथ कांपने लगे, वो निशान लगा ही नहीं पा रही थी। सबकी नजरें रिया पर थी। तभी कहीं दूर से हवा को काटते हुए एक साथ 3 तीर आए और तीनों सोल्जर के सिर पर रखे अंगूर पर जा लगे। सभी लोग उस डायरेक्शन में देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। विदुर ने कुछ सोल्जर को उस तरफ चेक करने के लिए भेजा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तीसरा दिन, इस बार रिया को अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी थी, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं। विदुर खड़े हुए और बोले, राजकुमारी रिया, आपको आज दिखाना होगा कि आप न्याय कैसे करेगी। उनकी बात खत्म होते ही एक औरत और 2 आदमी सामने आए। वो औरत बोली, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। एक ने हमसे शादी की, शादी के बाद पता चला कि इसकी शादी पहले से हो रखी है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। उसके बाद हमारी मुलाकात दूसरे से हुई जो हमसे प्यार करने का दावा करता है और हमें रोज मारता है। यही नहीं, मेरे कमाए हुए सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। रिया ने दोनों आदमियों को देखा जो दिखने में अच्छे घर के लग रहे थे और वो औरत गरीब घर की। रिया ने सबको देखा और इतराते हुए बोली, ये औरत झूठ बोल रही है। ये दोनों जब इतने अमीर हैं तो इस गरीब के मुंह क्यों लगेंगे? उस औरत ने घूर कर रिया को देखा, गुस्से में बोली, खबरदार, जो मुझे गरीब कहा तो गरीब होगी तू और तेरा पूरा परिवार। माचिस की तिल्ली जैसी है और आई है हमारी क्वीन बनने। अरे तू तो हमारी क्वीन के पांव की जूती बनने के लायक भी नहीं। अभी तक तूने एक भी मुकाबला जीता है। उस औरत की बात सुनकर भीड़ में से खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगी। सभी लड़कों ने उन लड़कियों के मुंह पर हाथ रखा, लेकिन उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
रिया को वो हंसी सुनकर गुस्सा आ गया। उसने उस औरत के बाल पकड़ लिए तो उस औरत ने भी उसके बाल पकड़ लिए और वो एक दूसरे को नोचने लगी। अश्विका ने अपने मुंह से वियान का हाथ हटाया और बोली, गलत क्या कहा उसने? माचिस की तिल्ली, सड़ी हुई भिंडी। इस बार पूरी भीड़ हंसने लगी। विदुर ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया और रिया को अपने साथ ले गए। वो औरत अपने होठों पर मुस्कान सजाए वहां से चली गई। ये कोई और नहीं सौम्या है। वियान अश्विका से बोला, ये क्या हरकत है? अश्विका मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हमने क्या किया? वियान ने आगे कुछ नहीं कहा। वो सभी लोग उठकर वहां से चले गए। विदुर और बाकी सभी राजसभा में बैठे थे। विदुर बोले, क्या आप सबको अभी लगता है कि ये हमारी क्वीन बनने के लायक है? इन्होंने एक तो अभी तक अपने आप को साबित नहीं किया और ऊपर से अभी इन्होंने जो किया, क्या ये एक क्वीन करती? राघव बोले, मैं मानता हूं कि रिया से नादानी हो गई। बच्ची है, वो अभी आ गया उसे गुस्सा। बच्ची है तो इन्हें पहले बड़ा कीजिए क्योंकि बच्चे ब्लैक मून को नहीं संभाल सकते, एक आदमी ने कहा। राघव उसकी तरफ घूर कर देखने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल बोला, अभी 2 पड़ाव बाकी है। विदुर खड़े हुए और बोले, वो 2 पड़ाव सबसे मुश्किल है, क्या ये कर पाएंगी? रिया खड़ी हुई और बोली, मैं क्वीन बनने के लिए कुछ भी करेंगे। विदुर, ठीक है, तो कल पूरा एक दिन और एक रात आपको बाकी आम लोगों की तरह बितानी है और आपको पैसे भी कमाने होंगे, और अगर इस बार कुछ भी हुआ तो फिर भूल जाए। विदुर और बाकी सब एक एक कर वहां से चले गए। विदुर ने एक सोल्जर से पूछा, ये विराट आजकल रहता कहाँ है? कुछ दिनों से दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सोल्जर बोला, पता नहीं सर, मैंने भी उन्हें काफी दिनों से नहीं देखा, और वो बताकर भी नहीं गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। विदुर कुछ देर सोचने के बाद बोले, तुम उसे कांटेक्ट करो और उसे यहाँ आने को कहो। वो सोल्जर वहां से चला गया। आधी रात के करीब राघव छुपते छुपाते कहीं चले गए और सुबह होने पर वापस आए। रिया आम लड़कियों की तरह तैयार की जा रही थी। उसका मुंह बना हुआ था। सुमित्रा जी बोली, ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है? रिया अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, माँ ये सब जरूरी है क्या? हमें नहीं जाना उन गरीब लोगों के बीच में, और हमें क्वीन बनने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पापा यहाँ के इकलौते बेटे हैं और इस परिवार में मैं अकेली लड़की, तो इन सब की क्या जरूरत है? सुमित्रा जी नफरत के साथ बोली, यहाँ पर तुम्हारी मौसी, मौसा और उस अश्विका के कुछ ज्यादा ही वफादार भरे हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों है, बाकी सब जगह सिर्फ लड़के राज करते हैं लेकिन यहाँ लड़कियाँ। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक राजकुमार से होने वाली है तो मैंने सोचा आगे चलकर रानी बनूंगी, लेकिन मैं तो यहाँ नौकरानी बनकर रह गई। सुमित्रा जी नफरत के साथ बोली, यहाँ पर तुम्हारी मौसी, मौसा और उस अश्विका के कुछ ज्यादा ही वफादार भरे हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों है, बाकी सब जगह सिर्फ लड़के राज करते हैं लेकिन यहाँ लड़कियाँ। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी एक राजकुमार से होने वाली है तो मैंने सोचा आगे चलकर रानी बनूंगी, लेकिन मैं तो यहाँ नौकरानी बनकर रह गई। दोनों सबकी चुगलियों में लग गईं। राहुल वहां पर आया और बोला, तुम्हें निकलना है। रिया अपने चेहरे और स्किन को देखते हुए वहां से निकल गई, बिना ये सोचे कि आज का दिन उसका यादगार होने वाला है। रिया सबके बीच जाकर काम ढूंढने लगी। कुछ लोग काम कर रहे थे, वो बोरे उठाकर रख रहे थे। रिया कुछ दूरी पर जाकर बैठ गई और धूप को देखने लगी जो बहुत तेज थी। एक औरत रिया के पास आई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की, यहाँ क्या बैठी है? चल चल कर काम कर वरना रात को खाना नहीं मिलेगा। रिया खड़ी हुई अकड़ते हुए बोली, तुम जानती भी हो मुझसे इस तरह बात करना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। वो औरत अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, महंगे का तो पता नहीं लेकिन मुझे सस्ता बड़ा पड़ने वाला है। रात को तुम्हारा खाना बचेगा और तुम्हें देने वाले पैसे। रिया ने एक बार खुद को देखा और गुस्से में मुंह बनाकर बोरे उठाने चली गई। वह जैसे ही बोरा उठाने लगी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत भारी था। उस औरत ने रिया के सिर पर मारा और बोली, उठा, ऐसे क्या देख रही है? रिया पीछे पलटी और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उस औरत रिया को एक बार और मारा और बोली, ऐसे? रिया दांत पिसते हुए बोली, तुम जानती भी हो मैं कौन हूं? उस औरत को अब गुस्सा आने लगा था। वो बोली, खुद को कहीं की राजकुमारी समझती है क्या? कब से देख रही हूं कोई ना कोई बहाना किए जा रही है। काम करना है तो कर वरना निकल यहां से। रिया को डांट पड़ता देख वहां काम कर रही बाकी की लड़कियां हंसने लगी। रिया की नजर कुछ दूर खड़े सोल्जर पर गई जिसे विदुर ने रिया पर नजर रखने के लिए भेजा था। रिया मन मारकर बड़ी मुश्किल से वो बोरा उठाने लगी। वो औरत लगातार रिया को परेशान कर रही थी। विराट विदुर के सामने खड़ा था। विराट बोला, आपने हमें बुलाया? विदुर बैठने का इशारा करते हुए बोला,
हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई आया हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता। विराट अनजान बनते हुए बोला, यहाँ कौन आएगा? आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड में यहाँ की सिक्योरिटी सबसे हाई है, तो यहाँ किसी का आना नामुमकिन है। विदुर सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, लेकिन तुम एक बार चेक करो, क्या पता किसी ने हेल्प की हो। विराट ने सिर हिलाया और वहां से जाने लगा। विदुर पीछे से रोकते हुए बोले, विराट, तुम पिछले दिनों कहाँ थे? विराट कुछ देर बाद पीछे मुड़ा और बोला, किसी जरूरी काम के लिए गया था जो हो गया। विदुर ने सिर हिलाया और विराट वहां से चला गया। रात हो गई थी। रिया एक टूटे हुए घर में बैठी थी। वो औरत सबको खाना दे रही थी। उसने एक थाली रिया को दी। रिया का वो खाना देखकर मुंह बन गया। उसने बाकी लोगों का खाना देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने उस औरत से कहा, तुमने इन सबको इतना अच्छा खाना दिया और मुझे ये गंदा खाना, यही नहीं तुमने इन सबको बहुत सारे पैसे दिए और मुझे सिर्फ 500, ये तो साफ साफ नाइंसाफी है। उस औरत ने अपनी आंखें छोटी की और बोली, तुमने पूरा दिन किया क्या है? एक बोरा उठाया, उसका आधा सामान रास्ते में गिरा दिया और दूसरा रास्ते में छोड़ दिया। ये सब देखकर तो मुझे तुम्हें ये भी नहीं देना चाहिए। अब चुपचाप खाना खा लो वरना ये भी ले लूंगी। रिया वो खाना खाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भूख इतनी तेज लगी थी कि उसे खाना पड़ा। जब सोने की बारी आई तो सब अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रिया को एक पतला सा कपड़ा पकड़ा दिया जिस पर उसे सोने पड़ा। अगले दिन जब रिया की आंख खुली तो वह सीधा केसल की तरफ निकल गई। रास्ते में उसे जो भी देख रहा था वो बस हंसे जा रहा था। सुमित्रा जी ने जैसे ही रिया को देखा तो डर के मारे उनकी चीख निकल पड़ी। रिया ने जैसे ही उनकी चीख सुनकर उनकी तरफ कदम बढ़ाया तो वह पीछे हट गई। रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसकी नजर वहां लगे एक बड़े से शीशे पर गई, जिसमें खुद को देखकर चीख पड़ी। वो पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल और सूजा हुआ था। वो जल्दी से अपने रूम में गई और नहाकर स्किन केयर करने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और इलाज कराने लगी। इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव शाम को था, इसलिए रिया आराम करने लगी। अश्विका तैयार हो रही थी। वो नहाकर बाहर निकली। वियान ने उसे पकड़ा और कड़क आवाज में कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। अश्विका ने वियान के गाल पर हाथ रखा और बोली, क्यों, क्या आप क्वीन बनेंगे? वियान का ये बात सुनकर मुंह बन गया। वो बोला, मैं क्यों क्यों क्वीन बनूंगा, मुझे मेरा जेंडर बहुत प्यारा है। अश्विका उससे अलग होते हुए बोली, यस, इसलिए हम ये खुद करेंगे। वियान ने उसके हाथ से ड्रेस ली और बोला, नहीं, हम इन पर सीधा अटैक करेंगे और उससे तुम दूर रहोगी। अश्विका ने वियान के हाथ से ड्रेस ली और बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। उनकी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे मरने की खबर सुनने के बाद भी वो हमें ही क्वीन के रूप में देखते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वियान ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम्हें एक खरोंच भी आए तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने उसके होठों पर होंठ रख दिए और दोनों एक दूसरे में डूब गए। तमन्ना बैठी किसी सोच में गुम थी। प्रवीण उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? तमन्ना बोली, मैं ये सोच रही हूँ भाई, अगर मैं उस रिया की बच्ची को गंजी कर दूं तो वो आज सबके सामने नहीं आएगी और फिर अश्वी का जाना कैंसल हो जाएगा। प्रवीण खुश होते हुए बोला, वाह, क्या प्लान बनाया है तुमने, चल दोनों साथ चलते हैं। रुद्र और प्रार्थना दोनों कुछ दूरी पर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तमन्ना और प्रवीण की तरफ जाते हुए बोले, सारा दिमाग तो भगवान ने तुम दोनों बहन भाई को दे दिया। तमन्ना खुश होते हुए बोली, सच में? रुद्र बोला, हाँ, सच में, तभी तो इतने बकवास और वाहियात आइडिया आते हैं तुम दोनों के दिमाग में। तमन्ना और प्रवीण दोनों रुद्र को घूरने लगे। प्रार्थना प्रवीण के सामने आते हुए बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। यहाँ के पासवर्ड केवल भाभी जानती है और यहाँ के सीक्रेट रास्ते भी तो जाओगे कैसे, सबके सामने से? रुद्र बोला, और अगर मान लो तुम दोनों ने अपना काम सबकी नजरों से छुपकर कर भी दिया तो क्वीन को क्या जवाब दोगे? दोनों के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए वो दोनों उन पर ही बरस पड़े। यश अंजिका के पास गया जो सबके लिए खाना बना रही थी। उसने उसके खाने में पानी डाल दिया जिससे वो उसे बुरी तरह घूरने लगी। यश उसे देखकर हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि अंजिका ने उस पर एक जग पानी डाल दिया जिसमें वो पूरी तरह भीग चुका था। अंजिका मुस्कुराते हुए बोली, अगली बार मेरा काम मत बिगाड़ना। यश को पीछे से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अखिल उसे देखकर हंस रहा था। अखिल अंजिका से बोला, अंजिका, तुमने इसको सबक सिखाकर अच्छा काम किया है। यश उसके मुंह पर पानी मारते हुए बोला,
तो एक सबक तुम्हें भी सीखना चाहिए। यशस्वी और आर्यन एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि कबाब में हड्डी बनते हुए जय वहां टपक पड़ा। वो अपने दोनों आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, छी छी छी, आजकल के बच्चों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, जहां देखो वहीं शुरू हो जाते हैं। यशस्वी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, दादाजी आप में तो शर्म होनी चाहिए ना, बच्चों को ऐसे नहीं देखते। वैसे भी ये सब देखकर आपको इस उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है। जय अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं बुढ़ा नहीं हूं। आर्यन उसके सामने आते हुए बोला, हरकतें तो वही है। जय ने दोनों को देखा जिनसे वो बातों में इस उम्र में तो नहीं जीतने वाला, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। शाम हो चुकी थी, सभी लोग उसी जगह आकर इकट्ठे हो गए थे। रिया थोड़ी डरी हुई थी। विदुर ने रिया से कहा, राजकुमारी अगर आप पीछे हटना चाहे तो हट सकती है, क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। रिया ने राघव को देखा जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। राघव के डर से वह पीछे नहीं हटी। रिया का जवाब जानकर विदुर बोला, इस बार आपका मुकाबला एक आदमखोर शेर के साथ होगा जो पहले से ही खूंखार और पागल है और उसे पिछले 2 दिनों से खाना भी नहीं दिया गया। रिया डर से कांपने लगी, उसके माथे से पसीना बहने लगा। विदुर ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन प्रेस किया जिससे वहां लगी जेल ओपन हुई। उसमें से एक खूंखार दहाड़ बाहर आई जिसे सुनकर सबके दिल में डर भर गया। उसमें से एक बड़ा और खूंखार शेर बाहर निकाला जिसकी आंखों में सिर्फ मौत और तबाही थी। वो रिया को शिकारी नजरों से देखने लगा। सूरज ढल रहा था जिससे उसकी लालिमा चारों तरफ फैली हुई थी। वो शेर रिया की तरफ बढ़ने लगा। सुमित्रा ने राघव की तरफ देखा लेकिन राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस ये सिंहासन चाहिए था। रिया अपने लड़खड़ाते कदम पीछे लेने लगी। वो शेर रिया की तरफ कूदा लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उस शेर के मुंह पर एक पंच आया और वो उछलते हुए दूर जा गिरा। सभी लोग खड़े हो गए और मैदान में हैरानी से देखने लगे। ब्लैक वॉरियर ड्रेस में एक पतला सा फिगर रिया के आगे खड़ा था। उस वॉरियर ड्रेस की केप और मास्क उसके फेस और सिर को कवर कर रही थी जिससे कोई भी उसका फेस नहीं देख पा रहा था। उसकी कमर पर दोनों तरफ 2 स्वॉर्ड तलवार, पीठ पर एरो तीर, हाथ में बो धनुष और कमर के पीछे 2 नाइफ लगे थे। उसने अपना सिर उठाया जिससे सबको उसकी आंखें दिखने लगी, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। विदुर हैरानी और खुशी भरी आवाज में बोले, क्वीन। उसी मैदान में अचानक कोई आकर कूदा जिससे चारों तरफ धूल उड़ने लगी। उस धूल में से एक हट्टा कट्टा शरीर बाहर आया जिसने बिल्कुल अश्विका जैसी ड्रेस पहनी थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग रो क्यों रहे हैं और यहाँ चल क्या रहा है। वो शेर उठा, उसने जैसे ही अश्विका को देखा वो डर कर अपने पिंजरे में भाग गया। अश्विका वियान को वहां देखकर हैरान रह गई। वियान ने अश्विका की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहां लगी मीनारों से एक एक कर सभी लोग कूदने लगे। राघव, सुमित्रा, राहुल और उनके साथ मिले लोग तो उन हरी आंखों को देखकर सदमे में चले गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। रिया ने अश्विका को देखा और पीछे हटते हुए बोली, तुम जिंदा हो? अश्विका ने उसी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है? रिया अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने और राहुल ने खुद तुम्हें मारकर समुद्र में फेंका था, तुम तो बच ही नहीं सकती। अश्विका उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, तभी तो जिंदा हूं। वो क्या है ना, तुम दोनों छछूंदरों के हाथ से मौत इस जन्म में तो क्या मुझे किसी भी जन्म में मंजूर नहीं। विदुर नीचे आए और उनके साथ बाकी लोग भी। सभी उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। सबको घुटनों पर बैठते देख रिया, राहुल, राघव और सुमित्रा को भी बैठना पड़ा। अश्विका उन चारों को कुछ देर देखने के बाद सबको देखने लगी। उसने सबको खड़े होने का इशारा किया। सबके खड़े होते ही उन्हें पीछे से दहाड़ने की आवाजें आई, सब डरकर साइड हो गए। सबके हटते ही एस्ट्रा, सैम्बल, सौम्या और विराज सबके सामने आ गए। एस्ट्रा और सेबल भागकर अश्विका के ऊपर कूद गए। अश्विका ने अपनी बाहें फैला दी। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई और बिना किसी से बोले केसल की ओर बढ़ गई। प्रजा खुशी में झूमते हुए अपने घर की तरफ चले गए। बाकी लोग अपने काम में लग गए और बचे हुए लोगों की नजर राघव पर थी। एक आदमी बोला, आपने तो कहा था कि वो मर गई, तो ये जिंदा कैसे है? राघव नफरत भरे लहजे में बोला, मुझे नहीं पता। मैंने खुद इसका खून देखा था और इसकी बंद पड़ी सांसें भी चेक की थी। ये मर चुकी थी। सभी लोग राघव को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोले, अगर अब हमारी जान खतरे में आई तो आप भी नहीं बचेंगे। सभी लोग एक एक वहां से चले गए। यशस्वी बोली, भाभी क्या नजारा था जब सब लोग आपको ग्रीट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। तमन्ना अपनी ड्रेस को देखते हुए बोली, और ये ड्रेस मुझे बिल्कुल मेरी फैंटेसी की तरह लग रही है।
अश्विका सबसे बोली, पहले जाकर सब चेंज कर लो, उसके बाद हम मिलते हैं। अश्विका ने एक सोल्जर को देखा और बोली, ऊपर के 2 फ्लोर साफ कराओ। वो सोल्जर सिर झुकाकर बोला, क्वीन, वहां राजकुमार राघव और उनका परिवार रहता है। अश्विका के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने उसे ऑर्डर दिया और सब ऊपर जाने लगे। वहां की सीढ़ियों को देखकर सब एक साथ बोले, इतनी सारी सीढ़ियां, हम चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे। अश्विका ने एक नज़र सीढ़ियों को देखा और बोली, थोड़ी सी तो है। सबने ऊपर देखा, जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक उन्हें सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थी। आर्यन बोला, ये थोड़ी सी है तो बहुत सारी क्या होती है। सबने ऊपर देखा, जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां तक उन्हें सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई दे रही थी। आर्यन बोला, ये थोड़ी सी है तो बहुत सारी क्या होती है। अश्विका ने उन सबको देखा और एक तरफ बढ़ गई। उसने वहां लगी स्क्रीन पर अपना फिंगरप्रिंट लगाया और वहां एक कांच की बनी बड़ी सी लिफ्ट दिखने लगी। उस लिफ्ट को देखकर सब हैरान थे, क्यों वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ही बहुत एडवांस थी। रुद्र ने अश्विका को देखा और फिर सबके सब ऊपर चले गए। ऊपर सर्वेंट रूम खाली कर रहे थे और राघव, रिया, राहुल, सुमित्रा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अश्विका को देखा तो उसे घूरने लगे। रिया अश्विका के पास से आई और उसे थप्पड़ मारने लगी, लेकिन उसका हाथ बीच हवा में रह गया। इसी के साथ उसकी चीख भी निकल गई। वियान ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे झटक दिया। वियान का फेस अभी भी कवर था। राहुल वियान के सामने आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की। वियान ठंडे लहजे में बोला, और तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफी पर हाथ उठाने की। वियान की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन रिया का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही बुरा था, क्योंकि वो वियान की पर्सनैलिटी देखकर ही उसके प्यार में पड़ गई थी। वियान चलकर राघव के पास गया और धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, इस बार अश्वी अकेली नहीं है, उसका प्यार उसके साथ है। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इतनी कि तुम मौत चुनना पसंद करोगे। वियान की धमकी सुनकर राघव डर गए। एक सर्वेंट आया और बोला, क्वीन, सारे रूम रेडी है। अश्विका बोली, ठीक, आप सबको उनका रूम दिखा दीजिए और इनके कपड़ों का अरेंजमेंट कीजिए। वो सभी उन सबको उनका रूम दिखाने लगे और कुछ उनके कपड़ों का बंदोबस्त करने लगे। अश्विका वियान के पास गई और उसकी हाथ में हाथ डालकर प्यार से बोली, हब्बी चलो। वियान अश्विका के साथ उसके रूम में चला गया। उसकी एक्सेप्टेंसन से बिल्कुल अलग अश्विका का रूम था। उसे लगा कि उसका रूम वेलीज टाइप होगा, लेकिन रूम की थीम ब्लैक थी। रूम हद से ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि हम जैसे लोग वहां आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। अश्विका ने वियान का मास्क हटाया और बोली, हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको लाकर यहाँ अच्छा नहीं किया। वियान अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अश्विका मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि यहाँ की लड़कियां ही नहीं, लड़के भी आपको ऐसे ताड़ रहे थे जैसे अभी आपको हमसे छीन लेंगे। वहाँ क्या कम लड़कियां आपके पीछे थी जो यहाँ की लड़कियां भी आपको ताड़ने लगी। हमारा तो मन किया कि वही उन सबको मार डाले। वियान ने उसको कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और बोला, फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे ही एक केसल में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अश्विका कुछ कहने को हुई, लेकिन तभी डोर नॉक हुआ। अश्विका ने अंदर आने को कहा। 2 सर्वेंट हाथ में बड़ी सी थाल लिए अंदर आए। एक सर्वेंट बोला, क्वीन, आपके और किन के लिए कपड़े चूज कर लीजिए ताकि हम वो कपड़े ला सकें। 2 सर्वेंट और अंदर आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी थाल रखी और बोले, ये आपके पहनने के लिए कपड़े। अश्विका ने उनको जाने का इशारा किया। वो चारों वहां से चले गए। वो दोनों नहाने चले गए। बाथरूम में बाथटब की जगह एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, जैसा कि आप सब ने किसी राजा या महाराजा की मूवी में देखा होगा। वो दोनों नहाकर बाहर आए। अश्विका ने व्हाइट कलर का नाइट गाउन पहना था। वो अपने और वियान के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी, जिसमें वियान उसे बार बार किस करके परेशान कर रहा था। वो सभी लोग डाइनिंग रूम में गए, जहां सभी लोग पहले से बैठे थे। उन दोनों को आता देख सभी लोग खड़े हो गए। प्रवीण, तमन्ना, यश और बाकी सब उनका मुंह ताक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग खड़े क्यों हो गए। वियान और अश्विका के बैठते ही बाकी सभी बैठ गए। खाना खाकर वो एक रूम में गए जहां बहुत सारी चेयर लगी थी। वियान और अश्विका जाकर सबसे ऊंची चेयर पर बैठ गए। विदुर बोले, क्वीन, आप यहाँ कब आए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। अश्विका ने कोई जवाब नहीं दिया। एक आदमी बोला, क्वीन, आप कहाँ चली गई थी, हमने आपको कितना ढूंढा। तीसरा बोला, अब आप यही रहेंगी ना। विदुर, क्वीन, आपका कल ही राज्याभिषेक करना होगा। अश्विका सवालिया नजरों से विदुर की तरफ देखने लगी। विदुर बोला, क्योंकि अगर आप कल गद्दी पर नहीं बैठी तो ब्लैक मून पर अटैक हो जाएगा।
सभी लोग बस कल का दिन बीतने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद बाहर के नहीं अंदर के गद्दार भी खुलकर लड़ेंगे। अश्विका ने वियान को देखा। वियान ने उसकी कमर पर हाथ रखा। अश्विका बोली, विदुर, आपको पता है ना, राज्याभिषेक से पहले यज्ञ होता है जो पूरे 2 दिन तक चलता है। उसके बाद वहां से पैदल भी आना होता है जिसमें 1 दिन लग जाता है। उसके बाद यहाँ भी बहुत सारे रिचुअल होते हैं, मतलब पूरे 4 दिन लगेंगे। तो हम कैसे सीधा बिना किसी खतरे के गद्दी पर बैठ जाएं? विदुर कुछ कहने को हुए उससे पहले ही आर्यन बोला, अरे अंकल, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हमारे होते कोई क्वीन को छू भी नहीं पाएगा। विदुर जो एक सवाल कब से करना चाहता था, उसे आखिर वो सवाल पूछने का मौका मिल ही गया। क्वीन, ये सब लोग कौन है? आपने इनसे मिलवाया नहीं? अश्विका ने प्रवीण, यश, रुद्र, आर्यन, जय और अखिल की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये सब हमारे भाई है और ये दोस्त। उसने तमन्ना, यशस्वी, प्रार्थना, अंजिका की तरफ इशारा कर कहा। लेकिन विदुर तो बड़ी क्यूरोसिटी से वियान की तरफ देख रहा था और उसके साथ बाकी सब लोग भी। अश्विका ने वियान की तरफ प्यार से देखा और बोली, ये है हमारे पति वियान सूर्यवंशी। सभी लोग हैरान थे। अश्विका और शादी, मतलब एक शैतान से कौन शादी करेगा जो ना जाने कब किसको मार दे? सबके मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे। विदुर की पत्नी बोली, लेकिन क्वीन, आपको पता है ना, यहाँ जिसकी शादी होती है उसका पति उसे गोद में उठाकर घर से मंदिर जाता और गोद में ही लेकर आता है। और ये आज तक सिर्फ एक जोड़ा सीकर पाए हैं और वो है आपके मम्मी पापा। अश्विका कड़क आवाज में बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप जानती है ना, वो मंदिर पहाड़ की चोटी पर है और वहां तक पहुंचने के लिए 2000 सीढ़ियां हैं। एक आदमी बोला, क्वीन, वहीं तो यज्ञ होगा, मतलब एक साथ 2 काम हो जाएंगे। अश्विका मना करती उससे पहले ही वियान बोला, मैं तैयार हूं। अश्विका ने इस वक्त उससे कुछ नहीं कहा। रूम में आते ही वो उस पर बरस पड़ी। आपको पता भी है आपने किस चीज के लिए हाँ कहा है? 2000 सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं है। यहाँ के लोग जो रोज वहां जाते हैं, जब वो वहां नहीं पहुंच पाए तो आप मुझे गोद में लेकर कैसे चढ़ेंगे? वियान ने उसे बैठाया और उसे शांत करते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं इतना कमजोर लगता हूं, या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अश्विका शांत होते हुए बोली, ऐसा नहीं है, हमें पता है आप हमें लेकर ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम आपका खून बहता हुआ नहीं देख सकते। वियान को कुछ समझ नहीं आया। अश्विका उठकर बेड पर चली गई। वियान भी उसे मनाने के लिए चला गया। प्रवीण, यश, रुद्र, अखिल, आर्यन और जय एक साथ बैठे थे। वो सभी थोड़े इमोशनल लग रहे थे। रुद्र बोला, तुम सबने सुना, क्वीन ने मुझे भाई कहा। आर्यन बोला, तुझे नहीं मुझे कहा। वो सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। विराट वहां आया, उसने सबको लड़ता देख एक दूसरे से अलग किया और बोला, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? प्रवीण बोला, विराट तुम बताओ, अश्विका ने किसे अपना भाई कहा? सभी लोग अपनी तरफ इशारा करने लगे। विराट उन्हें अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्वीन ने आप सबको भाई कहा, इसलिए लड़ना बंद कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबको मंदिर के लिए निकलना होगा। सभी लोग सोने चले गए। सुबह 3 बजे अश्विका, वियान, प्रवीण, प्रार्थना, रुद्र, तमन्ना, यश, अंजिका, आर्यन, यशस्वी, अखिल, जय, सौम्या, विराज और विराट एक रूम में थे। अश्विका सबको सिक्योरिटी का प्लान बता रही थी। सबको तैयार होने में 4 बज गए। सभी लोग नीचे खड़े अश्विका और वियान का वेट कर रहे थे। अश्विका बिल्कुल किसी रानी की तरह तैयार हुई थी। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था और उस पर भर भर कर गहने। वो वियान एक के बाद एक चीज पहनाए जा रही थी और वियान उसे मन मर्जी करने दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों नीचे पहुंचे। उनके नीचे आते ही विदुर की पत्नी ने दोनों की आरती उतारी। उन्होंने वियान से कहा, किंग, एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाए तय मतलब आप दोनों का प्यार सच्चा नहीं है। वियान ने जवाब में अश्विका को गोद में उठा लिया और मंदिर की तरफ बढ़ गया। वो दोनों गार्ड से घिरे हुए थे। उन्हें कोई देख तक नहीं पा रहा था। वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां फूल बिछे हुए थे और लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। अश्विका की नजरें वियान पर थी और वियान की सामने। वियान को जब भी पसीना आता तो अश्विका अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगती। आखिर वो लोग मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच ही गए। वहां भी फूल बिछे हुए थे और लोग हाथों में फूलों की थाल लिए खड़े थे। विराट के कहने पर वियान ने जूते निकाले और कहा, तुम तो खामखा डर रही थी, देखो लोग कितने प्यार से स्वागत कर रहे हैं, रास्ते में फूल बिछे हुए हैं और ये सब भी हम पर फूलों की बारिश कर रहे हैं। अश्विका जबरदस्ती मुस्कराते हुए बोली, हाँ, बहुत जल्द ये फूल कांटों और पत्थरों में बदल जाएंगे और फूलों की बारिश की जगह कोड़ों की बारिश होगी, तब लेना मजे। वियान अश्विका की बात इग्नोर कर ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते में जाकर फूलों की जगह पत्थर बिछे हुए थे और लोग कोड़े लेकर खड़े थे।
वियान ने अश्विका की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। वियान आगे बढ़ गया। वो जैसे ही वियान को कोड़े मारने वाले थे वो अश्विका की खतरनाक नजरों को देखकर रुक गए। 5 सीढ़ियों बाद वियान रुका और अश्विका से बोला, क्लोज योर आइज। अश्विका साफ मना करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बनी, आई सेड क्लोज योर आइज। लेकिन अश्विका कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, जब हम आपको चोट लगने से बचा सकते हैं तो आप हमें रोक क्यों रहे हैं। वियान ने अश्विका की आंखें बंद कर दी। अश्विका फिर से आंखें खोलते हुए बोली, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा वियान। वियान ने उसकी आंखें फिर से बंद की और बोला, ओके। अश्विका ने आंखें बंद कर ली और जितना हो सके वियान को कवर कर लिया। अश्विका के आंखें बंद करते ही वो लोग वियान को कॉर्डों से मारने लगे। आर्यन सूखा घूंट गले से नीचे उतारते हुए बोला, यार मुझे ये सब ऐसा लग रहा जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। और हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, रुद्र ने कहा। जय बोला, अब तक जो था वो बस आंखों का धोखा था। हमें लगा वाह कितनी अच्छी रस्म है, कसम से मैं तो मर जाऊंगा लेकिन किसी को गोद में लेकर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। आर्यन और रुद्र एक साथ बोले, मैं भी। वियान का कुर्ता खून से लाल हो गया, उसके पैरों से भी खून बहने लगा। 500 सीढ़ी बाद पत्थर की जगह तेल था। सीढ़ियों पर तेल बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार कोई कोड़े नहीं मार रहा था। वियान का फेस बिल्कुल नॉर्मल था। वहां खड़े लोग वियान को अब तक हिम्मत न हारते देख हैरान थे। न सीढ़ियों पर वियान के पैर लगातार फिसल रहे थे लेकिन वो अपना बैलेंस बनाए हुए आखिर मंदिर तक पहुंच ही गया। मंदिर में पहुंचते ही वियान बोला, ओपन योर आइज बनी। अश्विका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। वियान को अश्विका के रोने का पता ही नहीं चला क्योंकि वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसने अश्विका का सिर सीने से लगाया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं बनी। अश्विका ने उससे कुछ नहीं कहा। विराट बोला, किंग चलिए, महंत जी आपका इंतजार कर रहे हैं। वियान आगे बंद गया। महंत जी के कहने पर वियान ने मंदिर के 7 फेरे पूरे किए। उसके बाद अश्विका को नीचे उतारा। महंत जी के कहने पर दोनों ने मां महाकाली की पूजा की और आशीर्वाद लिया। महंत जी ने वियान के हाथ में सिंदूर की डिब्बी देते हुए कहा, हर बार की तरह इस बार भी इनका हाथ और साथ मत छोड़ना, वरना हर बार की तरह ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वियान और अश्विका को अब तो ऐसी गोल गोल बातों की आदत हो चुकी थी। वियान ने अश्विका की मांग में सिंदूर भरा और कहा, अगर आप नहीं कहते तब भी मैं हमेशा मेरी बनी की तरफ ही रहता। अश्विका ने वियान का हाथ पकड़ा और वही एक कुटिया में ले गई जहां वेद जी रहते थे। उन्होंने वियान के लिए मरहम बनाया और उसे कुछ औषधियां बनाकर दे दी। बाहर यज्ञ की तैयारियां चल रही थी। कुछ ही देर में वियान की सूजन बिल्कुल ठीक हो गई और उसका खून भी रुक गया। वियान की हालत देखकर अश्विका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वियान ने उसे कसकर सीने से लगाया और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अश्विका ने उसे बीच में रोक दिया और बोली, आप भूल गए क्या हमें यज्ञ में बैठना है। वियान ने एक आह भरी और बोला, ओके लेकिन रोना बंद करो। विदुर की पत्नी खाना लेकर आई और बोली, आप दोनों खाना खा लीजिए, क्योंकि यज्ञ में बैठने के बाद आप पानी तक नहीं पी सकते। अश्विका ने उनके हाथ से प्लेट ली और खाना खाने लगी। वियान मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मुझे नहीं खिलाओगी। अश्विका ने उसकी तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। वियान की नजर जैसे ही उसके हाथ पर गई वैसे ही उसकी आंखें छोटी हो गई। अश्विका ने उसकी तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। वियान की नजर जैसे ही उसके हाथ पर गई वैसे ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वियान ने अश्विका का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें चोट लगी है और तुमने मुझे बताया नहीं। वियान लेप उठाया और अश्विका को लगाते हुए बोला, क्या जरूरत थी मुझे कवर करने की। यज्ञ की तैयारियां होते ही सभी लोग वहां चले गए। वियान ने नीचे धोती और ऊपर एक कपड़ा डाल रखा था। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। विदुर बोला, क्वीन एक बार फिर सोच लीजिए। वियान बोला, कल ऐसा क्या है। विराज बोले, किंग ये राजगद्दी पिछले 13 सालों से खाली है। तब तक किसी ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि क्वीन बहुत क्रूएल है, लेकिन क्वीन के 18 साल होने के बाद भी यह गद्दी खाली है। सबको दंग रहा था कि क्वीन अब नहीं रही, इसलिए उन लोगों ने कुछ महीने दिए थे जिसका आज आखिरी दिन है, इसलिए कल हमला हो जाएगा। अश्विका और वियान पूजा में बैठ गए। यज्ञ शुरू हुआ। अश्विका और वियान दोनों उसमें आहुति डाली रहे थे। एक दिन गुजर गया। विराट वहां आया। उसने अश्विका और वियान को देखा जो यज्ञ में थे। उसने रुद्र और आर्यन को देखा, दोनों ने सिर हिला दिया। 1.5 दिन बीत गया। यज्ञ शांति से चल रहा था। आर्यन विराट से बोला, अंकल अब तक किसी ने हमला क्यों नहीं किया।
मतलब जहां तक मुझे पता है सभी लोग ऐसे ही मौकों का इंतजार करते हैं क्योंकि यज्ञ में कोई हथियार नहीं उठा सकता ना। विराज हल्की हंसी के साथ बोले, पहली बात तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, और दूसरा अगर वो ऊपर आ भी गया तो उसे पता ऊपर सिर्फ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होगी। इसलिए ऊपर तो कोई नहीं आने वाला, तो आप सब बेफिक्र रहिए। यज्ञ खत्म हुआ, सभी मां महाकाली का आशीर्वाद लेकर नीचे जाने लगे। वियान ने अश्विका को फिर से गोद में उठा लिया। रास्ता साफ कर दिया गया था। अश्विका विराट से बोली, हमारे चाहने वाले नीचे हमारे इंतजार कर रहे होंगे ना। विराट मुस्कुराते हुए बोला, जी क्वीन। जैसा अश्विका ने कहा था, नीचे बहुत सारे लोग हाथों में हथियार लिए खड़े थे। उन लोगों की नजर जैसे ही अश्विका पर गई वो डर गए, लेकिन अब पीछे हट भी नहीं सकते थे। विराज ने अश्विका और वियान को उनकी स्वॉर्ड और गन दे दी। अश्विका ने वियान को देखा। वियान ने अश्विका को अपने कंधों पर बैठाया। उसने उसे दोनों गन दे दी और उसने दोनों तलवार ले ली। वहां एक बेटल छिड़ चुकी थी। वियान बिल्कुल अश्विका की तरह स्वॉर्ड चला रहा था और अश्विका बिल्कुल वियान की तरह गन। कुछ ही देर में वो डेंटल खत्म हो गई। सौम्या बोली, अब जब तक क्वीन का राज्याभिषेक नहीं होगा तब तक ये सब चलता ही रहेगा। वो सब केसल की तरफ चले गए। रास्ते में बहुत सारी औरतें खड़ी थी जिनके हाथ में अलग अलग हथियार थे और वहीं पर बहुत सारी लाशें भी पड़ी थी। अखिल में सब देखकर बोला, इन सबको क्या इन लोगों ने मारा है? विराट उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, यहाँ की औरतें बहुत खतरनाक। यहाँ एक छोटी सी बच्ची भी किसी का खून करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ मर्द नहीं औरत राज करती है। एक और बात बताऊं, यहाँ किसी भी लड़की से बदतमीजी से बात मत करना वरना मारे जाओगे। अखिल की नजर ऑटोमेटिक ही सौम्या की तरफ चली गई। उसने जल्दी से उससे नजरें हटाईं और सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। एक दिन बाद वो सब केसल पहुंच चुके थे। सभी लोग आराम करने चले गए। अगले दिन बाकी बचे हुए रिचुअल थे। अश्विका ने सफेद रंग का लहंगा पहना था। विराट भागते हुए आया और बोला, क्वीन, ब्लैक मून पर चारों तरफ से हमला हो गया। अश्विका शांत लहजे में बोली, मेरे मामा मामी और उनके बच्चे कहाँ हैं? वो केसल में ही है, विराट ने जवाब दिया। अश्विका अपने सभी हथियार को देखते हुए बोली, हमारी सभी सोल्जर्स को तैयार करो। विराट वहां से चला गया। अश्विका एक एक कर सभी हथियार उठाने लगी। वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी एक हाथ उसकी खुली कमर पर आया और एक गहरी आवाज उसके कान में, मुझे यहां छोड़कर जा रही हो? मैंने कहा था ना, तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगी। अश्विका पलटी और बोली, कहा तो हमने भी था आपसे कि आप हमें लेकर मंदिर में नहीं चढ़ेंगे। क्या आपने हमारी बात मानी थी जो हम माने? वियान अपने हथियार उठाते हुए बोला, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अश्विका वहां से जाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। वियान भी अश्विका के पीछे चला गया। बाहर दो आदमी दो घोड़े लेकर खड़े थे। अश्विका को देखते ही दोनों घोड़े उछलने लगे। अश्विका ने दोनों का सिर सहलाया और सफेद घोड़े पर बैठ गई। वियान काले घोड़े का सिर सहलाते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हारी दोस्त का पति हूं, इसलिए मुझसे इज्जत से पेश आना। उस घोड़े ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गया। वियान भी घोड़े पर बैठ गया। वो केसल से बाहर चली गई। बाहर बहुत सारी औरतें घोड़े पर बैठी अश्विका का इंतजार कर रही थी। उनमें सबसे आगे सौम्या, प्रार्थना, तमन्ना, अंजिका, यशस्वी थी। अश्विका को देखते ही उन सबने उसे ग्रीट किया। अश्विका वहां खड़े मर्दों से बोली, कोई भी दुश्मन केसल के अंदर नहीं चूसना चाहिए। उसने विदुर की पत्नी सुनंदा से कहा, आप इन सबको लीड करेगी। अश्विका बाकी सबके साथ वहां से निकल गई। यश बोला, यहां हम मर्दों की कोई इज्जत नहीं है क्या? सुनंदा बोली, नहीं है। विराट, विराज, विदुर और बाकी सब हंसने लगे और यश का मुंह बंद गया। आइलैंड के बॉर्डर पर बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी अश्विका को देखकर बोला, ओह, तो तुम जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमारे सरताज की तुम्हें पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। वियान गुस्से भरी नजरों से उसे घूरने लगा। अश्विका बोली, अपने सरताज से कहना, हमें पाने का ख्वाब देखने से पहले हमारे नाम का अर्थ जान ले। अश्विका नाम है हमारा, जिसकी गति बहुत तेज है, इतनी कि तेरा सरताज सोच भी नहीं सकता। उस आदमी ने अश्विका और पीछे खड़ी औरतों को देखकर बोला, अब क्या हम इन मामूली अबला औरतों से लड़ेंगे? तुम सब जाओ यहां से और जाकर मर्दों को भेजो। यशस्वी बोली, अबे ओ छछुंदर की छठी औलाद, लड़ना है तो लड़ वरना जा यहां से, कब से बकबक किए जा रहा है। वो आदमी चिढ़ गया और वहां एक जंग शुरू हो गई। वियान एक साइड खड़ा अश्विका को लड़ते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। उस आदमी को जब लगा कि वो हारने वाले हैं तो उसने पानी में एक बॉम्ब फेंक दिया, जिससे कुछ ही देर में वहां और बहुत सारे लोग आ गए। उनमें उनका सरताज भी था।
उसने जैसे ही अश्विका को देखा तो उसके फेस पर एक अजीब सी हंसी आ गई, जिसमें हवस साफ दिख रही थी। वह लड़ते हुए अश्विका के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बचपन में तो तुम मेरी कैद से छूट गई थी, लेकिन अब नहीं। अश्विका ने उसे दोनों टांगों के बीच मारा, जिससे वो नीचे घुटनों के बल गिर गया। अश्विका ने उसकी गर्दन पर तलवार लगाई और बोली, जब तू हमें बचपन में कैद करके नहीं रख सका तो अब तो तुम्हें ये सपना भी नहीं देखना चाहिए। वह आदमी दर्द में हंसते हुए बोला, एक ऐसी छोटी सी लड़की जो अंधेरे से डरती है, वो मुझसे ऐसी बात कर रही है। द लिटिल गर्ल feared द डार्कनेस बट नाउ द क्वीन रूल्स द डार्कनेस। उस आदमी ने पीछे पलटकर देखा जहां वियान हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसने वियान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, तुम कौन हो? वियान हल्की स्माइल करते हुए अश्विका के पास आया और उसके होठों पर किस करके बोला, आई एम द ओनली लव ऑफ द क्वीन ऑफ ब्लैक मून आइलैंड एंड हर ओनली हस्बैंड, हर किंग। वो आदमी अपना दर्द भूलकर खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, तुमने शादी कर ली? अश्विका अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है? उस आदमी ने अपने पीछे से एक खंजर निकाला और गुस्से से बोला, तो अब विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ। उसने वो खंजर वियान की तरफ फेंक दिया, लेकिन अश्विका बीच में आ गई, जिससे वो खंजर उसके सीने के आर पार हो गया। लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने मेरे पति को मारना चाहा। अश्विका ने उसके सीने में अपनी तलवार उतार दी। वियान जल्दी से अश्विका के पास गया और घबराते हुए बोला, बनी तुम्हें चोट लगी है, प्लीज शांत हो जाओ। अश्विका का ध्यान अब जाकर अपने सीने पर गया। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिससे वो वियान की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। वियान ने उसके सीने से खंजर निकाला और अपनी शर्ट निकालकर उसके घाव पर बांध दी। वियान का गुस्सा पीक पर पहुंच गया था। उसने दोनों तलवार उठाई और जोर से चीख पड़ा, जिससे सभी लोग डरकर पीछे हट गए। वियान किसी मॉन्स्टर की तरह सबको मारने लगा। वो उनके खून में पूरी तरह सम चुका था। सबको मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तमन्ना अश्विका के पास गई और उसकी हॉट बीट चेक करते हुए बोली, अश्विका को ट्रीटमेंट की जरूरत है। वियान ये सुनकर भागकर अश्विका के पास गया और उसे घोड़े पर लेकर केसल की तरफ चला गया। वेद पहले से ही सब तैयारी करके बैठा था। अश्विका को लाते ही उसने उसका इलाज शुरू कर दिया। रिया की नजरें तो बस शर्टलेस वियान पर थी। उसमें वियान को पाने की डिजाइन साफ दिख रही थी। तमन्ना बोली, अश्विका का बहुत खून बह चुका है, हमें उसे अभी खून चढ़ाना होगा। वेद शांत से बोले, हाँ क्वीन का बहुत खून बह चुका है, लेकिन उन्हें खून चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, आप पागल हैं क्या, हमें इन्हें जल्दी से खून देना होगा। वैद्यजी मुस्कराकर बोले, हमने क्वीन को औषधि पिला दी है। कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा और उनकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। वियान ने तमन्ना और आर्यन को शांत रहने का इशारा किया। 1 घंटे बाद अश्विका को होश आ गया। वो खड़ी हुई और उठने लगी। उसे उठता देख वियान कड़क आवाज में बोला, चुपचाप आराम करो। अश्विका ने वियान को देखा और अनजान बनते हुए बोली, हम क्यों आराम करें? वियान जो पहले से उसे चोट लगने की वजह से गुस्से में था, वो बोला, हाँ सही है, तुम क्यों आराम करोगी? आराम तो मैं करूंगा ना, चोट तो मुझे लगी है। अश्विका खड़ी हुई और बोली, हाँ आपको चोट लगी, आपको आराम करना चाहिए। वियान ने अपने बाल पीछे किए और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। अश्विका उसके पास गई और बोली, हमने कहा था ना, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वियान ने उसे सीने से लगाया और आंखें बंद करते हुए बोला, बनी तुम अच्छे से जानती हो तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, फिर भी बार बार खुद को खतरे में डालती हो। अश्विका अपनी गर्दन ऊपर करके बोली, और आप भी जानते हैं कि हमारा आपके सिवा और कोई नहीं, फिर भी आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। कमरे के बाहर से एक सर्वेंट की आवाज आए, क्वीन किंग राज्याभिषेक का समय हो गया। अश्विका वियान के साथ नीचे चली गई। उन दोनों को एक बड़ी सी थाल में बैठाया गया और उन पर दूध डालने लगे। वो अभी भी रात के कपड़ों में थे, इसलिए दूध खून से लाल हो गया था। पास ही में खड़े महंत जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। दोनों को तैयार किया गया और उन्हें राज्यसभा में लेकर गए। महंत जी ने राज्याभिषेक किया। वहीं खड़े राघव अपने दांत पिस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से साफ था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। आज पूरा ब्लैक मून आइलैंड सजा हुआ था। चारों तरफ जश्न चल रहा था। आज केसल में भी जश्न था। सभी लोग बैठे हुए थे और नाचने वाले नाच रहे थे। वियान ये सब देखकर बोला, अब समझ आया कि उस दिन वो पार्टी देखकर तुम्हारा मुंह क्यों बन गया था। तो यहाँ पार्टी इस तरह होती है। अश्विका ने सिर हिलाया और कहा, तो बताइए आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगी? वियान कुछ देर सोचकर बोला, लेकिन मुझे तो तुम्हारा डांस देखना था। अश्विका के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई।
पार्टी खत्म हुई और सभी लोग आराम करने चले गए। राघव रात को फिर से कहीं निकल गए। वो छुपते छुपाते जा रहे थे। वो वहीं पर बनी एक सीक्रेट प्लेस थी। रिया अब सिर्फ गद्दी ही नहीं, अश्विका से वियान को भी छीनना चाहती थी, जिसका प्लान वो बना रही थी, जिसका पहला स्टेप पूरा करने के लिए वो भी रात के अंधेरे में गायब हो गई। विदुर शाश्वत जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर बोले, देखिए आज आपकी राजकुमारी महारानी बन गई, जो आप उससे बनते हुए देखना चाहते थे। अश्विका बालकनी में खड़ी थी। वियान ने उसे पीछे से बाहों में भरा और कहा, अंकल आंटी की याद आ रही है। अश्विका ऊपर तारों को देखते हुए बोली, बहुत, इतनी जितनी कभी नहीं आए। वियान ने अश्विका को अपनी तरफ मोड़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, यू कैन कॉल मी डैडी। अश्विका हैरानी से बोली, व्हाट? वियान अश्विका को करीब करके मदहोशी भरी आवाज में बोला, कॉल मी डैडी। अश्विका वियान को धक्का देकर उससे दूर होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? कहीं आपने भांग वांग की तो नशा नहीं किया ना? वियान अश्विका की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा नशा काफी है मेरे लिए। अश्विका लगातार वियान से दूर भाग रही थी और वियान उसके पीछे। वियान ने अश्विका को पकड़ा और उसके कान में बोला, डैडी तो तुम्हें मुझे बोलना ही होगा। वियान ने अश्विका के होठों पर होंठ रख दिए और उसे पेशनेटली किस करने लगा। अश्विका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने उसे छोड़ा और कहा, कहो डैडी। अश्विका ने हौंफते हुए ना में सिर हिला दिया। वियान उसे फिर से किस करने लगा। उसकी शरारतों से तंग आकर अश्विका ने कहा, ठीक है, हम कहते हैं। वियान अश्विका की तरफ देखने लगा। अश्विका ने उसकी आंखों में देखा और उसे धक्का देकर वहां से हंसते हुए भाग गई। वियान अश्विका की तरफ देखने लगा। अश्विका ने उसकी आंखों में देखा और उसे धक्का देकर वहां से हंसते हुए भाग गई। वियान उसे जाते देख मुस्कुराने लगा। उसे बस अश्विका का मूड डाइवर्ट करना था, जो उसने कर दिया। अश्विका जैसे ही छत पर गई तो वहां का नजारा देखकर उसका मुंह बन गया। वहां सारे लवबर्ड एक दूसरे में बिजी थे। अश्विका जोर से बोली, आप सबको क्या ये जुहू बीच लगता है? अश्विका की आवाज सुनकर सब एक दूसरे से अलग हुए और अश्विका की तरफ देखने लगे। उसने जब अखिल और सौम्या को देखा तो बोली, हमें तो आप दोनों पर पहले से ही शक था। लेकिन उसकी नजर जैसे ही विराट और जय पर गई तो वो शौक रह गई। वो उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को तो नहीं? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अश्विका हैरानी से बोली, ये कब हुआ और हमें इस बात का पता क्यों नहीं चला? सिर्फ अश्विका ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। वो सब एक दूसरे में इतना बिजी थे कि इन दोनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रुद्र बोला, कौन किसी गर्लफ्रेंड है और कौन किसका बॉयफ्रेंड? जय बोला, ये मेरा बॉयफ्रेंड और मैं इसकी गर्लफ्रेंड। जय की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्रवीण हंसते हुए बोला, यार तू गर्लफ्रेंड, मतलब सच में? जय अश्विका की तरफ देखने लगा। अश्विका जय के पास जाते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अब कोई भी इन दोनों पर नहीं हंसेगा, यार इनकी लाइफ है। यश बोला, एक आखिरी सवाल, हमें पता क्यों नहीं चला कि तुम दोनों? वियान वहां आया और वहां के हालात समझते हुए बोला, अगर अब तुम सबका हो गया हो तो जाकर सो जाओ, और हाँ खबरदार, जो किसी ने इन दोनों को मेरे बिना परेशान किया तो। पहले तो सब सीरियस हो गए, लेकिन जैसे ही उन सबको वियान की बात समझ आई तो सब फिर से हंसने लगे। अश्विका वियान को आंखें दिखाते हुए बोली, वियान आप भी। वियान ने अपने कंधे उचका दिए। सभी लोग आराम करने चले गए। राज्यसभा में अश्विका विदुर से बोली, यहाँ जितने भी कैदी हैं उन सबको रिहा कर दीजिए और जिन लोगों को कल पकड़ा था उन्हें जेल में रहने दीजिए। अश्विका के कहते ही विदुर ने उसका काम कर दिया। वियान रूम में शर्टलेस खड़ा था। उसकी पीठ पर एक हाथ आया। उस हाथ को महसूस करते ही वियान ने उसको पकड़कर खुद से दूर कर दिया और पीछे पलटा, जहां रिया खड़ी थी। वियान ने पहले अपनी शर्ट पहनी और फिर रिया से कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? रिया वियान के गले में हाथ डालते हुए बोली, इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? अभी अश्विका यहाँ नहीं है, वो अपने काम में बिजी है, उसे आने में वक्त लगेगा। तब तक तुम और मैं कुछ करते हैं। वियान ने रिया को धक्का दिया जिससे वो नीचे गिर गई। वियान उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुम्हारी जगह तो मेरे पैरों में भी नहीं और तुम मेरे सपने देख रही हो। एक बात अपने इस मोटे दिमाग में बैठा लो, मैं सिर्फ और सिर्फ अश्विका का हूं, उसके अलावा मुझ पर मेरा भी हक नहीं है। और तुमने क्या कहा था, अश्विका को पता तक नहीं चलेगा? क्या तुम्हें जीते जी नरक देखने का डर नहीं है? यहाँ आने से पहले सोचा है कि अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा? रिया उस बारे में सोचकर ही काम गई, लेकिन बाहर से हिम्मत बनाए हुए थी। वो उठी और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाइफ सती सावित्री है? वो रोज एक नए। अगले ही पल वो एक मेज के ऊपर जा गिरी, उसका गाल सूज गया।
उसके होठों से खून बहने लगा। वियान ने गार्ड को आवाज दी। 2 लड़कियां अंदर आई और रिया को घसीटते हुए बाहर ले गई। वियान बाथरूम में शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद अश्विका आए, तब तक वियान भी आ चुका था। वियान ने एक लंबी सांस ली और वियान की तरफ देखते हुए बोली, कोई आया था क्या यहाँ पर? वियान अश्विका को हक करते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी कजन आई थी। अश्विका ने सिर हिलाया। वियान अश्विका को गोद में उठाते हुए बोला, हम तो अब ये बताओ कि हम वापस कब जाएंगे? अश्विका बोली, अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन आप यहां से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। वियान ने अपनी एक आईब्रो उठाई। अश्विका ने वियान का हाथ पकड़ा और उसे एक सीक्रेट रूम में ले गई। रूम के डोर पर अश्विका ने अपना हाथ रखा, जिससे वहां एक बड़ी सी स्क्रीन दिखने लगी। रूम का डोर ओपन हुआ। वियान अंदर का नजारा देखकर 1 मिनट के लिए हैरान था। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। अश्विका बोली, यहाँ की टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। वियान ने अश्विका की कमर पकड़ी और बोला, और क्या क्या छुपा रखा है तुमने? अश्विका सोचने का नाटक करते हुए बोली, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। वो फिर से रूम में आ गए। अश्विका बोली, क्या हम सबकी शादी करा दें? वियान अश्विका को किस करते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन बाद केसल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। आज सबकी शादी थी। सारे कपल खुश थे। अश्विका वियान के पास आई और बोली, आपने माँ पापा दादी सबको बुलाया या नहीं? वियान उसे बैठाते हुए बोला, तुम कुछ देर सांस भी ले लो, मैंने सबको बुला लिया है। विराज विराट को देख रहे थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गे है। अश्विका बोली, आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसकी लाइफ है और आप उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। विराज सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं तो विश्वास कर रहा हूं कि मेरा बेटा गे है, लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। मतलब उसने अब तक किसी को भी पता नहीं चलने दिया। अश्विका अखिल की तरफ देखते हुए बोली, आपकी बेटी ने कौन सा पता चलने दिया? विराज ने सिर हिलाया और वहां से जाने लगे। विदुर वहां आए और बोले, मुझे लगा कि सौम्या की शादी मैं मेरे भतीजे से कराऊंगा, लेकिन उसकी फूटी किस्मत। विराज चिढ़ते हुए बोले, मेरी बेटी की शादी, वो भी उस नालायक से, कभी नहीं। मेरी बेटी उसे देखना तक पसंद नहीं करती। वियान प्रवीण से बोला, एक बार और सोच ले, क्या तू मेरी बहन को पूरी उम्र झेल पाएगा? प्रवीण ने अश्विका की तरफ देखा और बोला, तेरी वाली से तो बहुत कम खतरनाक है, उसे मैं संभाल लूंगा। तू अपनी वाली पर ध्यान दे, वो मां चंडी बन जाए, पता नहीं। जय बोला, हाँ तो ये चंडा है ना संभालने के लिए। वियान जय को घूरने लगा। जय प्रवीण के पीछे छिप गया। यश आर्यन से बोला, आर्यन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे तेरे लिए बहुत हमदर्दी है। आगे तेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। आर्यन यश को खुद से दूर करते हुए बोला, तू डरा क्यों रहा है? एक सर्वेंट आया और बोला, शादी का मुहूर्त हो गया। सब जाकर मंडप में बैठ गए। वियान और यश ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से चले गए। कुछ देर बाद अश्विका सभी दुल्हनों के साथ आई। वहां कुछ लोग आकर नाचने लगे। नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस, टेक इट टू द लेवल, यू कैन डू इट लाइक दैट, शेक इट टू द राइट ऑल माई एल लेडीज एंड ऑल माई मेन्स एंड लेडीज, शेक इट टू द राइट ऑल माई लेडीज एंड माई मैन, सेट इट टू द राइट ऑल माई लेडीज एंड माई मैन्स, माई मेन्स एंड लेडीज। Now you can do it like this, take it to the level, you can do it like that, shake it to the right all my L ladies and all my mains and ladies। उनके पीछे से निकलकर वियान और यश आए और डांस करने लगे। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी करने गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। ये है उदासी जाने की प्यासी, शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। अश्विका और अंजिका पहले तो दोनों को डांस करता देख हैरान हुई, लेकिन अगले ही दोनों गुस्से से उन्हें देखने लगी। आपकी शादी पर जाना, उसको इतना समझाना। ओ, उनके साथ विदुर की बेटी रानी भी डांस कर रही थी। जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना, ना कर शादी है ये बर्बादी, फिर ना पछताना। जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना, ना कर शादी है ये बर्बादी, फिर ना पछताना। हाँ मौका है पगले, शादी से बच ले, समझा ले दिल को, ये शादी को मचले। शादी के मंडप से तू खुद को भगा, हाँ भगा, जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। सबसे पहले शादी थी यारों जहां में, जिसने की उसको ढूंढो पकड़ो पीटो, गलती उसने की। विदुर बोला, आज तो किन की लगने वाली है, आज पूरी रात ये बाहर सोएंगे। विराज बोला, हाँ, और उनकी तो क्वीन के सामने बोलती भी बंद हो जाती है। सबसे पहले शादी थी यारों जहां में, जिसने की उसको ढूंढो पकड़ो पीटो, गलती उसने की।
वो था सौदाई बनके कसाई, उसने तो सबकी लुटिया डुबाई, पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हाँ जगह, जोर का झटका, हाय जोरो लगा, हाँ लगा, शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका, हाय जोरो लगा, हाँ लगा, शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका, हाय जोरो लगा, हाँ लगा, शादी बन गई, उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। शादी और डांस दोनों खत्म हो चुके थे। प्रवीण वियान के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज तेरी लिटिल बनी शेरनी बनकर तेरा शिकार करने वाली है। आज वो तेरा सैका वर्जन लग रही है। वियान ने अब जाकर अश्विका पर ध्यान दिया, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वियान अश्विका को मनाने के तरीके सोचने लगा। आर्यन यश से बोला, अभी तो तेरी हालत हमदर्दी लायक हो रखी है, आगे के लिए ऑल द बेस्ट। यश ने अंजिका की तरफ देखा और जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया। रात हो चुकी थी, सभी न्यूली मैरिड कपल अपने रूम में चले गए। वियान हिम्मत करके रूम में आने लगा तो उसके ऊपर एक के बाद एक खंजरों से हमला होने लगा। वियान उनसे बचते हुए बोला, अरे ओ मेरी झांसी की रानी, मुझ पर इस तरह क्यों हमला कर रही हो, लग जाएगी मुझे। अश्विका उसके ऊपर एक और खंजर उठाकर फेंकते हुए बोली, ये शादी आपके लिए उम्रकैद की सजा है ना, तो हम तो बस आपको उस सजा से छुटकारा दिला रहे हैं। वियान बचते हुए अंदर गया और उसका हाथ पकड़ खंजर नीचे रखते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही डांस कर रहा था। अश्विका ने उसके हाथ में एक तकिया और कंबल दिया और कमरे के बाहर निकालते हुए बोली, लेकिन मैं सीरियस हूं, आज आप गार्डन में सोएंगे। वियान जबरदस्ती हंसते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो ना। अश्विका डोर बंद करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। वियान डोर बजाने लगा और बोला, बनी, लोग क्या कहेंगे कि क्वीन ने अपने पति को कमरे से बाहर निकाल दिया, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर किसी ने कुछ कहा तो हम उसकी जुबान काट देंगे। वियान अपना सिर पकड़ते हुए बोला, और कर ले डांस, तुझे ही भूत चढ़ा था और अब उतर भी गया। यश जैसे ही रूम में आया तो उसके ऊपर एक तकिया और कंबल आया। अंजिका पूरे बेड पर लेटते हुए बोली, बाहर जाकर सो, जहां तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना लगे। हाँ तुम गार्डन में जा सकते हो। यश तो कुछ बोल भी नहीं पाया, उससे पहले वो रूम के बाहर था। दोनों उदास सा चेहरा बनाए गार्डन में आए। वियान वहां लगे सोफे पर बैठते हुए बोला, मैंने उसे कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार ही नहीं। यश मुंह बनाते हुए बोला, आपको मौका तो मिला लेकिन मुझे तो वो भी नहीं मिला। पीछे से विराज बोला, ये डांस करने से पहले सोचना चाहिए था। यश बोला, क्या यहाँ डांस करना क्राइम है? विराज हंसते हुए बोले, डांस करना क्राइम नहीं है, लेकिन आप दोनों ने जिस गाने पर डांस किया वो भी शादीशुदा होते हुए, वो आप दोनों की वाइफ की नजरों में बहुत बड़ा क्राइम है। प्रवीण प्रार्थना के गहने निकालते हुए बोला, क्या अभी भी किसी की परमिशन चाहिए? अगर चाहिए तो बता दो, मैं अभी ले आऊंगा। प्रार्थना उसे घूरते हुए बोली, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। प्रवीण नामे सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसा तुम हमेशा करती हो उस हिसाब से तो तुम्हें अभी भी किसी ना किसी की परमिशन चाहिए। प्रार्थना खड़ी हुई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, परमिशन तो चाहिए लेकिन हमें नहीं, आपको। प्रवीण हैरानी से बोला, मुझे किसकी परमिशन चाहिए? प्रार्थना उसे रूम के बाहर धक्का देते हुए बोली, मेरी। प्रवीण को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसकी सुहागरात वाले दिन उसके साथ क्या हुआ। आर्यन यशस्वी को पीछे से हक करते हुए बोला, मेरी नागिन, आज मैं तुम्हारा सारा जहर बाहर निकाल दूंगा। यशस्वी, जो पहले से ही इतने भारी गहनों की वजह से परेशान थी, वो गुस्से में खड़ी हुई और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आज के दिन भी नागिन कहने की? बंदर कहीं के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। आर्यन अभी भी बिल्कुल चिल था, वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नागिन को नागिन नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? यशस्वी ने उसे बाहर निकाला और बोला, अगर मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई तो ये नागिन तुम्हें बस लेगी। आर्यन डोर को देखते हुए बोला, सही कहते हैं लोग, नागिन को कितना ही दूध पिला दो लेकिन फिर भी वो डसती ही है, नागिन कहीं की। रुद्र तमन्ना के पास आया जो अपना घूंघट डाले बैठी थी। रुद्र आते हुए बोला, ये तुमने घूंघट क्यों डाल रखा है? रुद्र ने उसका घूंघट उठाया। तमन्ना जबरदस्ती शर्माने की एक्टिंग करने लगी। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, तुम ये अजीब से मुंह क्यों बना रही हो? तमन्ना अचानक रुक गई और चिढ़ते हुए बोली, दिख नहीं रहा शर्मा रही हूं। रुद्र उसका मजाक बनाते हुए बोला, तुम्हारी शर्म देखकर तो शर्म को शर्म होने पर शर्म आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।